आज हम प्रोग्राम तलाश में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वो मंशूर, वादों की वो किताब जो हाल ही में हमारे सामने आई है। ये 2013 का मंशूर है। बहैसियत पाकिस्तानी के यकीनन जो मंशूर हमारे सामने आए हैं 2013 में, वो किसी भी सियासी जमात के हों, वो बड़े खुशगवार वादे हैं और हम सब की ख्वाहिश है कि वो मकासद हासिल हो जाएं और यही सूरत हाल हमें PMLN के मंशूर में नज़र आती है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि ये वादे जो उन्होंने किए हैं वो किस बुनियाद पे किए हैं, इनका होमवर्क क्या है, वो सवाल पूछना वोट डालने से पहले हमारा हक है। PMLN की नुमाइंदगी के लिए आज हम जो गुफ्तगू करेंगे, इस गुफ्तगू में PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंशूर पर गुफ्तगू करने के लिए मैं शुरू करूँगा राइट से। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा आयशा जावेद साहिबा, जो कि कोई वेलकम शलकम कोई MPA रही हैं, अब फिर ये सूबाई असम्बली की उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और इनके साथ सेंटर में मरकज़ में तशरीफ़ फरमा है मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर तारिक अज़ीम साहब। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब माजिद ज़हूर साहब, ये भी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं लाहौर से। क्वेश्चंस में और गुफ्तगू में कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब काजी सईद साहब। मैनिफेस्टो पे हमसे हमें प्रॉमिस किया गया है कि एनुअल एवरेज रेट ऑफ GDP ग्रोथ जो पिछले 5 सालों से 3% पे है, वो ये कहते हैं कि हम 5 सालों में इसको डबल कर देंगे, 6% पे ले जाएंगे। और जो रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये 3% से 8% पर एनम चला जाएगा। सियासी इन्वायरमेंट में हमारे सामने है, अमन अमान की सूरत हाल भी हमारे सामने है। तो इसमें इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए ये जो आपने प्रॉमिस किया है, आपका क्या रोड मैप क्या है? किसी भी मुल्क में एक बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है। सब कुछ प्लान्स तो हमेशा बनते चले आए हैं और बनते चले जाएंगे आगे भी। उनके लिए प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है जी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो हमने ये देखना है कि अगर हम अपने गवर्नेंस और हम बेसिकली अपनी पॉलिसीज़ जो कि हमने अपनी मंशूर में हाईलाइट की हैं कि हमने ये चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, तो हमें उनमें ये गौर से देखना है कि क्या आया वो डुएबल भी हैं या नहीं हैं, क्योंकि प्लान हमारा मंशूर इंशाल्लाह ताला वही रहेगा और हम उसको पूरा करने की पूरी जितनी हमारी कोशिश है, जिसका कोशिश तो हर हुकूमत की होनी चाहिए बहैसियत मुस्लिम लीग नून के। अगर हम इंशाल्लाह हुकूमत में आएंगे तो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको कर सकें इम्प्लीमेंट। कोशिश इतनी जगह है, कोशिश की बात नहीं हो रही, होमवर्क की बात हो रही है। तारिक अज़ीम साहब कुछ फरमाएंगे आप? आपने कहा जी कि 3% से GDP का हम ग्रोथ जो है 6% पे ले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी मंशूर कमेटी का इजलास होते थे, बड़ा हमने गौर खौस के बाद ये बनाया है, तो एक बड़े हमारे सीनियर बंदे ने कहा जी कि क्यों ना 9% होना चाहिए। इंडिया ने भी 9% गेन किया, हमने भी 7.6 हम लेके गए अपनी GDP ग्रोथ, तो क्यों ना 9% रखा जाए, ये काफ़ी। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि देखें जो हालात हैं मुल्क के इस वक्त, तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, जब तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो, जब हमारे लोग खुद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ना हो, कोई चांसेस एम्प्लॉयमेंट के कोई ना हो, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो हमें जो भी हम रखें, अपना टारगेट रखें, वो डूएबल होना चाहिए, लोगों को एक्सप्लेन कर सकें हम कि हम इसको अचीव कर लेंगे, ताकि लोग बिलीव करें। माजी में ऐसे बहुत हुआ है कि लोगों ने वादे किए हैं। रोटी कपड़ा मकान का एक बहुत मशहूर नारा है, आप देखें कि लोगों को ना रोटी मिली, ना कपड़ा, ना मकान, सब कुछ वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया है। तो ये एक बड़ी यानी कि मैं समझता हूँ कि एक ऐसी मिसाल है जिससे हमें सबक सीखना चाहिए कि लोगों से वो वादा किया जो आप डिलीवर कर सकते हैं। हमारे एक वादा आपने किया दोस्त मोहम्मद खोसा ने, जो पहली वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद जो उन्होंने वादा किया कि मैं इस वज़ीर आला हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, वो बन गया यूनिवर्सिटी। आज तक वज़ीर आला या खादमे आला ने, आज तक खादमे पंजाब ने उसको अपने घर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, वैसे का वैसा रहा है। निगरान वज़ीर आला साहब जो हमारे हैं वहाँ मूव किया इन्होंने आज तक नहीं किया। वादा ये था जी कि हम इसको यूनिवर्सिटी बना देंगे खवातीन की, वादा ये था। इसलिए कि ये नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं रहेंगे, नो, वादा ये नहीं था। इसलिए कि हमने एक नई IT यूनिवर्सिटी बना दी, उसकी बजाय इसके कि एग्जिस्टिंग जगह को उसको कन्वर्ट किया जाता है जिस पे ज़्यादा पैसा लगता, हमने उसकी बजाय एक नई यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है। एक वादा यानी आपने कहा ना डूएबल होना चाहिए, मैंने उसका जवाब दिया कि क्या माजी से हमने सीखा और क्या हम वाकई वो वादे कर रहे हैं जो डूएबल है? अब बताइए कैसे है जी।
हम इन्वेस्टमेंट की रेशो बढ़ाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क में आके पैसा लगाएं, जैसे इंडियंस ने लगाया, जैसे चाइनीज़ ने लगाया अपने मुल्क में जाके, अपने मुल्क को उन्होंने अच्छा संवारा। जब आके लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनेंगी, ऑफिस बनेंगे, रोज़गार मिलेगा। कि मेरे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब ये ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं उनको उम्मीद होती है कि हमने 14-16 साल मैंने मेहनत की है, हमें जॉब मिलेगी। जॉब का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग जो आपके पास नेशनलाइज जो इंडस्ट्रीज हैं, ये नेशनलाइज यूनिट्स हैं, PIA हो या रेलवे हो, इन जैसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी ओवर क्राउडिंग है, ओवर एम्प्लॉयमेंट है, आप उसी जगह जाके और जॉब हो ना हो इनमें जाके खपाने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छा खासा चलता हुआ अदारा वो तबाह कर दिया जाता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्री ज़रूरी है। तारिक अजीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आएँ, ताकि एक मिसाल बने जैसे चीन में हुआ, इंडिया में हुआ। तारिक अजीम साहब ज़ाहिर ख़ुद भी बरतानिया में बहुत अरसे रहे, पाकिस्तान हाई कमीशन में जॉब करते थे, ईस्ट लंदन में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी बिस्मिल्लाह इनकी लीडरशिप से होगी और हसन नवाज शरीफ साहब और हुसैन नवाज शरीफ साहब अपना सरमाया लेके पाकिस्तान वापस आएंगे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी लीडरशिप ये अपना पैसा बरतानिया से पाकिस्तान लाएंगे, ये आप कमिट कर रहे हैं? जी बिल्कुल कमिट कर रहा हूँ। कमिट क्या करना, मैं कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी है, एज पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक तो आपको ये एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बड़ा ज़रूरी बात है। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे रोज़ डाके पड़ रहे हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से ख़राब हो, तो किसी भी बंदा हो, आपका भाई हो, कोई भी, उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते पाकिस्तान में आप लेके आए पैसा। तो ये प्लानिंग कमीशन की फिगर्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक तो ये कि 73% वर्क फोर्स हमारे यहाँ ब्लैक इकानमी में काम करती है। जितनी हमारी वाइट इकानमी है इतनी ब्लैक इकानमी है। तीसरा फिगर ये है कि पाकिस्तान की टोटल GDP 200 बिलियन से थोड़ी कम है। $500 बिलियन इस रूलिंग एलीट के बाहर रखे हुए हैं। तो क्या आपकी पार्टी पावर में रह चुकी है पंजाब में, आने के बाद इन कार्टल्स को हिट करेगी? और दूसरा आपने ये कहा जी कि आप जो है टैक्स लगाएंगे या क्या आप वेल्थ टैक्स लगाएंगे जो अमीर पे लगता है? क्या आप कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे? ये ज़रा ये क्या आप समझते हैं कि जिस तबके से आपकी लीडरशिप का ताल्लुक है वो एक तरह से अपने हु विल बेल द कैट? आपको मेरा ख्याल है कि शरीफ बरादरान की फैमिली की जो बिज़नेस है उसका नाम पता है आपको? इत्तफाक है, वैसे तो हुदैबिया भी है, हुदैबिया पेपर मिल भी थी और भी कुछ है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर किसी बंदे की बिजनेस का आपको नाम पता है कि क्या बिजनेस करता है, क्या नाम है उसका, इसको ब्लैक इकॉनमी तो नहीं हो सकती। ब्लैक इकॉनमी तो वो है जो अंडरग्राउंड इकॉनमी है, किसी को पता ना हो काम क्या कर रहा है, इनकम कहाँ से आ रही है। नहीं, अगर आपको ना दे रहा हो, जो बजाय जिसकी फैक्ट्री नजर आ रही हो मगर वो 5,000 रुपया टैक्स दे रहा हो। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता ही नहीं कि बंदा काम क्या कर रहा है, तो उसको आपको कोई आइडिया नहीं है। जिस बंदे की बिजनेस आपके सामने हो, जिस फैमिली की बिजनेस आपके सामने हो, उसको तो अंदाजा करना कि उसने कितने बंदे एम्प्लॉय कर रखे हैं, क्या उसकी इनकम है, अंदाजा तो हो सकता है ना आपको। अंदाजा तो हो सकता है कि अगर 1800 एकड़ में आपकी रिहाइश है तो वहाँ मुलाजम कितने होंगे और आपकी दौलत कितनी? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ना सिर्फ खाली मैं एक स्पेसिफिक नहीं होना चाहता वन फैमिली, मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मुझे बताना चाहिए मेरी गाड़ी कहाँ से आई, और ये काफ़ी नहीं कहना कि मेरे बाप ने मुझे दे दिया, मेरे भाई ने। तो फिर आदमी जाके पूछे कि आपके भाई के पास से कहाँ से इनकम आई, आपके फादर के पास इनकम सोर्स क्या है। एक सवाल जल्दी जोड़ देता हूँ, करप्शन की बड़ी अच्छी बात आपने की। एक टैक्स एमनेस्टी बिल आया है जिसको आपने सपोर्ट किया है कि जितना काला धन था जो उसको 40,000 रुपये दे के सब ने उसको वाइट कर लिया, और मुस्लिम लीग नून ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, इसकी मुखालफत नहीं की। तो जब अमली आपके पास मौका था तब तो इतनी बड़ी करप्शन को आपने लीगलाइज करवा दिया या आप खामोश रहे, तो अब आप करप्शन कैसे ठीक करेंगे? देखिए जी, एक होता है कि आप कोई चीज़ जो है वो कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली बहुत कोशिश की गई यहाँ पे मुल्क में, 60-64 साल से हमने कोशिश की है किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सके, इस किस्म के करप्शन को, इस किस्म की ब्लैक मनी को। वो आप जब नहीं कर पाए तो अल्टरनेटिव ये है कि लोगों को कम से कम वाइट करने का मतलब ये है कि जो भी पैसा उन्होंने गलत तरीके से बाहर भेजा हुआ है या पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सजा मिल गई उनको जिन्होंने टैक्स दिया था। जी, सो आइंदा वो टैक्स ना दे, चोरी से पैसा इकट्ठा करें, बाद में वो निकल जाए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि दुनिया में टैक्सेशन सिस्टम है, बड़ा सिंपल सिस्टम है कि जितना पैसा आप कमा रहे हैं उसके हिसाब से पैसा पे करें।
माजिद ज़हूर साहब, गुफ्तगू हो रही है अभी, तारिक अज़ीम साहब ने फरमाया कि सरमाया हम बाहर से अट्रैक्ट करेंगे, पाकिस्तानी यहाँ पे आएँ और यहाँ इन्वेस्ट करें। उसके बाद जब मैंने इनसे कहा कि आप कमिट करें कि आपकी लीडरशिप भी अपना पैसा बरतानिया से लेकर आएगी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कमिट करते हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जोड़ी कि यहाँ पे एक हालात अच्छे होंगे तो जाहिर है पैसा आएगा। अभी ऑल अंडरस्टैंड दैट, बात दुरुस्त है। अब लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ज़रा आपकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आपकी पिछले 5 सालों में सिर्फ पंजाब में 19,53,209 मुकदमा दर्ज कराए गए। 5 सालों में 40,000 लोग कत्ल हुए। 5 सालों में 13,000 लोग ट्रैफिक हादसात की नज़र हुए। 67,690 लोगों को अगवा करने के मुकदमात दर्ज हुए हैं। ये मुकदमात दर्ज हुए हैं, ये वो है जो मुकदमा दर्ज हो गया। 1,28,000 19,000 गाड़ियाँ छीनी गई या चोरी की गई 5 सालों में। अभी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप आने के 5 सालों में पाकिस्तान में 1366 खवातीन का गैंग रेप किया गया। 1366 खवातीन का, इनमें से 1075 खवातीन का गैंग रेप पंजाब में हुआ है। गैंग रेप के अलावा 9000 रेप के मुकदमा। अच्छा, अब ये है आपका, अगर मैं डाकों की तरफ जाऊं तो ये 89,222 डाके पड़े हैं। 2,70,792 चोरी के मुकदमा थे। 150 के करीब बैंक लूटे। ये है 5 साल की परफॉर्मेंस हमारे सामने। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, पैसा आएगा, जीडीपी बढ़ेगा, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, मानते हैं। करने के दावेदार कौन है? आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अभी जो आपने फरमाया कि मंशूर एक प्रोग्राम है और एक वादा है आवाम से, किसी भी सियासी पार्टी का, हर सियासी। पानी पिला दें, मेरा गला तकरीरें कर करके ख़राब हो गया। तो ये कंप्लेन करें आप। कंप्लेन आजकल चल रही है और ये कल की निस्बत खासा बेहतर है। ये कल की निस्बत आप समझे, आप यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग हो रही है, खिताब जोशीला खिताब कॉर्नर मीटिंग है जी। लेकिन देखना ये है कि मंशूर हर जमात अपना पेश करती है, वादे भी करती है। उस जमात ने जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसने भी पिछले इलेक्शन में बड़ा खूबसूरत मंशूर पेश किया था। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मंशूर के पीछे, वो अपने वादों के ऊपर अमल करने का ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी नीयत, आपका अज़म। अब आप ये बात कर रहे हैं जराइम की आप बात कर रहे हैं। इसमें आपका जुडिशल सिस्टम भी काम करता है, इसमें आपकी जो सोसाइटी की रवायात हैं वो भी काम करती हैं। ये सारी चीज़ें मिल के तो फिर आप जराइम पे काबू पा सकते हैं। जस्टिस सजाद अली शाह साहब के साथ मियां नवाज शरीफ का पिछले दौरे हुकूमत में इख्तलाफ किस बात पे था? स्पीडी ट्रायल पे। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि आवाम को अमन मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और इसी बात पे उनका इख्तलाफ शुरू हुआ था जस्टिस सजाद अली शाह से कि वो चाहते थे कि वो अदालतें कायम करें जो मुजरमों को 15 दिन में से। अच्छा जावेद साहब, आप फरमाएंगे कुछ ये पिछले 5 सालों में गवर्नेंस और उसके बाद फिर आपका आगे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी, पैसा आएगा, कैसे आएगा? फिगर्स जो आपने दिए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन बात ये कि मैं इस वक्त खसूसन पंजाब के हवाले से ये बात करूँगी कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। वो एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इट्स फार बेटर। आई विल नॉट से कि ये 100% सेटिस्फैक्ट्री है, मैं यहाँ ये क्लेम नहीं करूँगी। और अगर आप इसी पंजाब की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक ऐसी चीज़ है कि वो खाली एक पर्टिकुलर एक सूबे से वाबस्ता नहीं है, ये एक ओवरऑल एनवायरनमेंट, हर जगह को ये मसला है। और ये हमें एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ ये ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। और मेरा ख्याल है ये पॉलिसीज़ हमारी लिंक करती हैं फॉरेन पॉलिसीज़ के साथ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है खाली इंटरनल गैंग रेप का क्या ताल्लुक है फॉरेन पॉलिसी के साथ? एक डकैती होती है, गाड़ी चोरी होती है, इसका फॉरेन पॉलिसी से क्या ताल्लुक? देखिए, ये एक अनरेस्ट, जो कॉमन अनरेस्ट एक इंसान में, एक यहाँ माशरे में जो इस वक्त चल रहा है और एक बस चुका है, उसके पीछे जो अवामिल हैं, अगर हम उनके ऊपर डिस्कस करें या उनके ऊपर डिबेट करें तो एक और मौजू चल पड़ेगा। जी तारिक अज़ीम साहब, फरमाइएगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अब आप दूसरी बात ये कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आप या तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स आप कम करेंगे,
या आप अपना रेवेन्यू बढ़ा देंगे। अच्छा, अब जब दो मेजर हेड्स हैं, एक तो फॉरेन क्रेडिटर, हमने बाहर की पेमेंट करनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा हमारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर है। अभी जो आईजी साहब रिटायर हुए लास्ट, उनके जो फिगर्स आप देखें, पता नहीं आपने जो फिगर्स लिए आपके ठीक होंगे फिगर्स, मैं चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं चैलेंज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो है फिगर्स जो दिए गए हैं पिछले आईजी साहब ने अपने रिपोर्ट में दिए, पंजाब में ओवरऑल क्राइम की रेशियो 31% कम हुई। ये वो है जो उससे पिछले साल, चलें उससे पिछले साल चले जाते हैं, पिछले 5 साल मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ 31% कम हुई। अब दूसरी बात ये, आपने कहा कितने केसेस फाइल होते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है अवेयरनेस, आपकी थैंक्स टू द मीडिया लोगों के पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है कि हम जाके अपना मुकदमा हम दर्ज करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इनकरेज जो किया है बिलखसूस ख्वातीन को कि वो भी अपना रोल प्ले करें, और बहुत सारी ख्वातीन जो पहले कभी नहीं करती थी जाके FIR दर्ज, वो दर्ज हो रही हैं। इसकी वजह से भी इंक्रीज हुए हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान यहाँ पंजाब में हुए हैं, सारे पाकिस्तान में हुए हैं। हमारे बेबसी की इंतहा ये हो गई है कि हम ये कह रहे हैं कि देखें अवेयरनेस हुई, लोगों ने FIR तो दर्ज कराई ना जी। ओ बाबा, क्राइम क्यों हुआ? क्राइम क्यों हुआ? अब क्राइम की बैठ के आपके साथ मेरा ख्याल 45 मिनट में नहीं, वो तो मेरा ख्याल 4-6 घंटे लगेंगे आपके साथ बहस करने हुए कि क्राइम की वजह क्या है, क्या उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आया था रेवेन्यू की तरफ। देखें, रेवेन्यू पिछले दौर में, हमारे दौर में सबसे अहम जो इशू था, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी अचीवमेंट जो थी, वो टैक्स टू GDP रेशो थी, जो कि सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में रही है, 14%। यानी कि 14% टोटल जो हमारा था वो हमने टैक्स कलेक्ट करना किया, जो अब आके कम होके 9% में चली गई है। हम इंशाल्लाह दोबारा इसको ऊपर लेके जाएंगे, एटलीस्ट इसको डबल करेंगे इसको। देखिए, कोई हुकूमत अपनी जेब में से पैसा निकाल के खर्च नहीं करती, ना उनके पास जेब में पैसा होता है। दो ही तरीके हैं, आपके लोग टैक्स पे करें, ये उनका टैक्स पेयर्स का पैसा जो होता है वो उनके ऊपर खर्च किया जाता है। यहाँ पे हमने अल्लाह के फजल से सबसे कम करप्शन हुई पंजाब में, यानी कि जो पैसा कलेक्ट किया गया अवाम पे खर्च किया गया। एक मेगा करप्शन का केस बता दीजिए जो पंजाब में हुआ हो, मैं आपको 10 गिना सकता हूँ हर जिले में। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेंड किया, जो पैसा आया अवाम पे खर्च किया गया। आता हूँ एजुकेशन की तरफ। पाकिस्तान पंजाब में जो एजुकेशन एनरोलमेंट है वो 61% है। इसमें से 50% बच्चे जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन से पहले ही वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ दानिश स्कूल बनाए और आपने इसमें ये हमारे साथ वादा किया है कि आप एक यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। हकीकत ये है कि जो 4 कॉलेजेस या 10 कॉलेजेस जिसमें गरीबों के या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ सकते थे, वहाँ आपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिए और वो फीसें भी आपने मिडिल क्लास की जो ताकत या जेब से बाहर कर दी। ये तो आपने किया 5 सालों में। अगले 5 सालों में आप हमें तालीम कैसे देंगे? और एक और बात, जिस पेस से आपने तालीम पे पैसे खर्च किए हैं उसमें यूनिवर्सल या जो हमारे आइन में लिखा हुआ है तालीम बच्चों को देना, ये गोल 20,041 तक पूरा होगा जो जिस अंदाज से आपने खर्च किया है इस पे। तो अब हम कैसे यकीन कर लें कि ये काम नहीं करेंगे अब आइंदा जो पिछले 5 साल आपने हमसे किया? देखिए जी, यूनेस्को का जो है गोल जो है सेट किए गए हैं उसके मुताबिक हमारी उम्मीद है कि हम उस पर पूरा उतरेंगे। यानी कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं, एजुकेशन एमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसकी वजह से हम जो है 100% एजुकेशन 2018 तक। ज़िमनन सवाल है, आप कह रहे हैं 2018 या 15 तक 4% 2018 अगर आप 2018 तक भी 4% GDP का लेके जाएं तो हमें 28 साल चाहिए आपका गोल पूरा करने के लिए। एंड यू नो सेनेटर साहब, वी आर ऑल डेड इन द लॉन्ग रन। ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला आपको उम्र दराज आपकी करे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपने जो 2018 तक हम बात की, रियलिस्टिक गोल की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक तो स्पेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। इस वक्त हमारी स्पेंडिंग एजुकेशन पे तकरीबन 2% है। हम कह रहे हैं इसको बढ़ा के GDP का रेट जो है, प्रोपोर्शन जो है इसकी, वो हम बढ़ा के 4% पे कर देंगे, डबल कर देंगे 5 साल में। और इंशाल्लाह उसकी वजह से यूनेस्को का जो रेट जो है ग्रोथ का जो उन्होंने दिया है, टारगेट दिया है हमें, वो हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और जो मजदूर की तनख्वाह भी आप 2018 में 15,000 करेंगे। वैसे एक बात बता दीजिए, 15,000 में से 15,000 रुपये में कोई इंसान अपनी ज़िंदगी इस सिस्टम में जहाँ सेहत खरीदनी है, तालीम खरीदनी है, इंसाफ खरीदना है, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी क्रूअल जोक?
मेरा भी दिल करता है कि हर मजदूर को 50,000 रुपया तनख्वाह अगले साल मैं कर दूं, लेकिन एक ऐसा टारगेट है जो अचीव हम नहीं कर सकते। हम कौम के सामने क्यों वो झूठ बोलें जिसको हम अचीव नहीं कर सकते? ये बड़ी बात है। तो ये हम अचीव कर सकते हैं कि समाज के एक कोने पे आपने अरबों के ढेर लगा दिए। भाई वो भी हम ये कह रहे हैं कि वो भी हम 15,000 अगले साल की बात नहीं कर रहे हुकूमत पे आने के बाद। हम वो भी कह रहे हैं कि 15,000 जो है बतदरीज करेंगे हम, यानी हम रियलाइज करते हैं कि हम एक यकमुश्त नहीं कर सकते, इस चीज को पॉसिबल ही नहीं है। और हमें भी, हमारा भी दिल करता है। कहने दीजिए आपका मंशूर लेबर फ्रेंडली नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली है। हमारा मंशूर जो है इट इज ट्रूथ फ्रेंडली, सच के साथ जाता है। जो हम कर सकते हैं उसके साथ। अवाम के हक में कब होगा? ये हमेशा आपके हक में क्यों होता है? ये तो आपकी नज़र में, ये आपकी नज़र में जो है अवाम फ्रेंडली नहीं। अगर आपकी जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 20-25% बढ़ जाती है, जो प्रेजेंट से 9% से बढ़ जाती है, तो इमीडिएटली आप इंक्रीज कर सकते हैं टैक्स की वजह से। तो जेब में पैसा होगा हुकूमत के, वो खर्च कर सकते हैं, स्कूलों पे खर्च कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि क्या आप 2 नंबर पैसा जब्त करेंगे या नहीं? बिल्कुल। देखिए जी, वी विल हैव जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। हमने चाहे वो आपके अपने रैंक्स में हो, चाहे आपकी अपनी मेरा सगा भाई हो, कोई बंदा हो, किसी का कोई नहीं होगा। नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। मैं एक नानी साहब एक बात कहता चलूं, और इसकी हमने जो मिसाल कायम की है, हमने सारे उम्मीदवार जो थे उनको बुलाया गया यहाँ पे, हमने उनसे और कोई बात नहीं करी, हमने उससे अहदनामा लिया कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस होगी करप्शन जड़ है हमारी सारी प्रॉब्लम्स की। माजिद ज़हूर साहब एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके ऊपर जो एमएनए का इलेक्शन है वो खुद मियां नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं। एलडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक अल्लामा इकबाल टाउन एक आबादी है, अल्लामा इकबाल टाउन की आबादी 25 लाख है। अल्लामा इकबाल टाउन का रकबा 1600 एकड़ में है। अगर आपको याद हो तो उसका पहला नाम 1600 एकड़ हुआ करता। यहाँ पर रहने वाले आम तौर अक्सरियत ये बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी तर्जुमान होने की दावेदार आपकी क़यादत है। इसी लाहौर में दिलचस्प बात है कि ये मिडिल क्लास जो है ये 1600 एकड़ में 25 लाख लोग रहते हैं, और इसी लाहौर में 1700 एकड़ से बड़ा रायवंड का फार्म है जहां नवाज शरीफ साहब अपने खानदान के साथ माजिद ज़हूर साहब से मेरा सवाल ये है कि तबकाती फ़र्क, यानी एक इकबाल टाउन में रहने वाला मिडिल क्लास बंदा, उसका नुमाइंदा, तो मसावात तो होनी चाहिए माजिद साहब। जी बिल्कुल। जी फरमाइए। आपने ये फरमा दिया है कि 1700 एकड़ फार्म में उनका घर। पानी यार ये मेरे पास है, मैं 1 मिनट। जी सर। नाजिब भाई आपने शायद नहीं देखा उनका घर अंदर जाके। मैंने बहुत दफा देखा है। हमारी रसाई कहाँ महल होता है? आप मेरी बात सुनिए, अगर तो आपने ये फैसला कर लिया है कि किसी ना किसी तरह ये एक घेराव करना है मुस्लिम लीग नून का, हरगिज़ नहीं। मैं आपकी अच्छी बात, मैं दूसरी तरफ भी आऊंगा। चलें आप उस फार्म हाउस के अंदर जाएं और उसका कोई, मेरी एक्सेस तो बाल टाउन तक है, मैं आपको हम साथ ले जाते हैं। अगर वहां कोई एक कमरा, ड्राइंग रूम, बेडरूम, कोई एक कमरा अगर 1500 या 1000 स्क्वायर फुट से बड़ा होगा, 1000 स्क्वायर फुट से, तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। वो एक फार्म हाउस जरूर है, ज़रूरी रकबा है, उसके अंदर अच्छा, आप ये रख लें, हमें 250 सारे का एक मकान घर उसके अंदर सारे छोटे हैं, ये आप रख लें। मैं अपने रेफरेंस से बात करता हूँ। मेरे एमएनए मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था कि इस इलेक्शन में कारकुनों को टिकट दी जाएंगी। मैं उनके साथ एमपी का उम्मीदवार हूँ और मैं मुजान की गलियों में रहता हूँ। मेरा 4 मरले का घर है और जिस गली में वो घर है, माजिद साहब के लिए वो 10 फुट चौड़ी है। वो भी आप जाके देख सकते हैं, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है।
एक कारकुन को टिकट दिया है, गलियों और मोहल्लों में रहने वाले और जमहूरियत के लिए काम करने वाले 180 मिलियन लोगों को हम एमपीए का टिकट नहीं दे सकते, अलबत्ता घर दे सकते हैं अगर मैं उनके लिए इंशाल्लाह 180 मिलियन लोगों को घर देने के लिए भी मियां नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले प्रोग्राम दिया था। अच्छा जी, अब आपकी बारी है सवाल करने की। माइक आपके पास आ रहा है, लेकिन बिफोर दैट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो इनके जो डेवलपमेंट जो इन्होंने किया है, मैं आपको उसको रिमाइंड ज़रूर करवा दूँगा। मोटरवे बहरहाल क्रेडिट गोज़ टू देम। 8 दानिश स्कूल हैं, 10 अरब रुपए के इन्होंने 40,000 तालिब इल्मों को उन्होंने वज़ाइफ दिए हैं, 4,200 कंप्यूटर लैब्स इन्होंने तामीर की हैं, 69 नए कॉलेजेस हैं पंजाब में, 3 मेडिकल कॉलेजेस, 1 यूनिवर्सिटी, 1.5 लाख स्टूडेंट्स को इन्होंने लैपटॉप तकसीम किया है। इसके अलावा इन्होंने 81,000 नए असातिज़ा भर्ती किए हैं, 2 लाख से ज़्यादा इन्होंने लोगों को नौकरियां दी हैं, येलो कैब स्कीम, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, और बहरहाल बहैसियत लाहौर का रिहायशी होने के नाते आप भी सब ज़ाहिर ग्लैड होंगे। मेट्रो बस बहरहाल एक इनका फिनोमिनल। और आखिरी बात कि डेंगू से जिस तरह से ये निपटे हैं वो हैरान कुन। थैंक यू, शुक्र है आपको याद आ गया। मगर हम आपको याद दिला रहे हैं कि लाहौर से बाहर भी पाकिस्तान है, तो काइंडली वहां भी ये कर दीजिएगा। कौन सवाल करेंगे जी? सर ने कहा कि आईटी का कॉलेज बनाया है, अब जो गरीब बंदा है यूनिवर्सिटी बनाई है, अब जो गरीब बंदा है उसकी 15,000 तनख्वाह है, उसने टैक्स भी पे करना है, उसने घर वालों को भी पेट भी पालना है, वो उस आईटी कॉलेज में कैसे पढ़ेगा? मैं बताता हूँ। देखिए, हर बच्चा जो है, चाहे जितना मर्जी हम चाहें, वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, उसमें काबिलियत भी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ पैसा जो होता है नेशन का वो ख़राब होता है। आपने अच्छे बच्चों को मेरिट पे उनको भेजना है वहाँ पे। मैं ये बताता चलूँ, जो आप बताना भूल गए शायद, 11 लाख बच्चा जो है मेरिट पे उनको स्कॉलरशिप दिया गया है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़े, यानी कि पढ़ते वो प्राइवेट स्कूल में हैं और पैसा जो है हुकूमत खर्च करती है प्योरली ऑन मेरिट। प्रेजेंट गवर्नमेंट भी आपकी है, आपका फैसलाबाद का आधे से ज्यादा इंडस्ट्रीज बांग्लादेश जाके सेटल हो गया, आपने उसको क्यों नहीं रोका? आपने कहा जी फैसलाबाद की आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गालबन बात कर रहे हैं आप, बंद होगी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वजह आपको पता है क्या बंद हुई है? वहाँ पे लोड शेडिंग की वजह से बिजली नहीं मिल रही, वहाँ पे गैस, जिनके पास गैस नहीं मिल रही, लोगों ने अपने जनरेटर लगा के लगाए अपनी फैक्ट्रीज के साथ, लेकिन अगर उन्होंने गैस वाला जनरेटर लगाया, गैस नहीं मिल रही, बिजली की उनकी सारी की सारी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। ये रीज़न है कि यहाँ से उठा के बेचारों को बाहर जाना पड़ा, ये बहुत बड़ी रीज़न है। अब हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, हम सबसे पहले जो है लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी आपने सोलर स्कीम और वो जो लैपटॉप्स की बात की, आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के स्टूडेंट्स को इनकरेज क्यों करते हैं? हम लोग भी मेरिट पे पढ़ रहे हैं, हम लोग जो प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह के फजल से उनके वालिदैन के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो बच्चों को भेज सकते हैं प्राइवेट स्कूल। नहीं, इसमें देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, यू नो, अब उसमें यह है कि आप ये कहें, अगर मेरे बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे पास चॉइस है कि मैं उनको प्राइवेट स्कूल में भेजूं या पब्लिक स्कूल में भेजूं। अगर मैं भेज रहा हूं उनको प्राइवेट स्कूल में तो इसका मतलब यह है कि आई कैन अफोर्ड इट। मेरी प्रायोरिटी वो है उन गरीब आवाम के लिए है जिनका बच्चा जो है पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, तो आप देखेंगे उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमजा शहबाज को किस मेरिट पर टिकट दिया गया कि वो शहबाज शरीफ का बेटा है? बिलाल यासीन को किस मेरिट पर टिकट दिया गया कि वो नवाज शरीफ का रिश्तेदार है? आबिद शेर अली को टिकट किस मेरिट पर दिया गया? आप किस क्राइटेरिया पर लीडरशिप जज करते हैं पाकिस्तान की? हमारा भी उतना ही हक है कि हम उस पार्टी की लीडरशिप कर सकें जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं। ये हक सिर्फ शरीफ फैमिली को नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान को लीड करें।
हमजा शरीफ का आप जाके देखें, ये चॉइस अवाम की है। जो काम उसने अपने हल्के में किया है ये आपको 11 जुलाई को पता 11 मई को पता चल जाएगा आपको। देखिए अवाम अगर देखते हैं, अवाम अंधे नहीं है। जी मेरा जो हल्का है PP 140, मेरे मुकाबले में पार्टी के पास मियां नवाज शरीफ साहब के सगे मामू के बेटे, एक उनके मामू हैं, उनके सगे मामू के बेटे आरफ हमीद बाट साहब ने भी टिकट अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने अपने सगे मामू के बेटे को टिकट नहीं दिया, एक कारकुन को टिकट दिया। मेरठ 2013 के मुस्लिम लीग नून के मंशूर में और जितने भी प्रीवियस उनके मंशूर थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस किया। यही रीज़न है कि उन्हें कई बार गवर्नमेंट करने का भी चांस मिला, लेकिन सर उनका अपना मंशूर, अपनी गवर्नमेंट होने के बावजूद मियाँ साहब के जितने बच्चे हैं वो बाहर से पढ़ के आए हैं। मियाँ साहब जब बीमार होते हैं वो बाहर से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि वो मंशूर जो कौम के हादिम को ना सेहत दे सकता है ना उसके बच्चों को एजुकेशन दे सकता है, वो 18 करोड़ आवाम को एजुकेशन और हेल्थ कैसे दे सकता है? ये सवाल यहाँ उठा है, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आपको सबको मैं यहाँ बच्चों क्लियर करना चाहती हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भी जो बच्चे हैं वो यहाँ से हमारे पाकिस्तान के स्कूलों से पढ़े हैं और यहीं के पढ़े हुए हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को फैक्ट्स जो है ना ये आप लोग क्लियर कर लें कि उनके माशाल्लाह तमाम बच्चे यहीं से पढ़े हुए हैं। ये दुरुस्त है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में गए थे, मुझे याद है, लेकिन हेल्थ के लिए नाजी साहब कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली मेरे भाई मियाँ साहब हैड टू गो थ्रू अ प्रोसीजर, गए थे लंदन में और उनका एनुअल चेकअप होता है जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। अदरवाइज बाकी सारी अगर ट्रीटमेंट अगर फैमिली को जरूरत पड़े तो यहीं पे होती है उनकी ट्रीटमेंट। ये आपकी गलत इन्फॉर्मेशन। लेकिन बहरहाल एक हम उम्मीद जरूर करते हैं कि यहाँ पे आप वो हॉस्पिटल बनाएं कि मियाँ साहब कहें कि नहीं, इंशाल्लाह हमने इस्लामाबाद में उनका ड्राइवर भी यहाँ से बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। अल्लाह करे कि दिन आए ऑप्शन ना हो कि हम फौत हो जाएं। ये आप जब बार बार फौत होने की बात करते हैं तो ये डेथ विश को ख़त्म कर दें आप। आपने बात की थी क्राइम कंट्रोल की कि पंजाब में क्राइम जो है बाकी सूबों की निस्बत बहुत हद तक कंट्रोल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 10 करोड़ पंजाब की आबादी है और यहाँ पे तो पुलिस स्टेट का एक माहौल देखा जाता है कि उसको क्वेश्चन यही है कि क्राइम कंट्रोल कैसे होगा जब FIR ही दर्ज होगी। चलिए ठीक है जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आप जवाब देना चाहेंगे? आपको MP का टिकट मिला है? चले मैं बता देता हूँ, लेकिन इसकी तरफ भी पूरे शो में यहाँ भी बोल रहे हैं भाईजान, बोले उनका गला बैठा हुआ है, तकरीरें कर करके गला बैठा हुआ है, उनका गला बैठ गया। बोलने तो दें, वो बाद में जी कुछ जवाब दें। जी आपको टिकट मिला है, आप डिफेंड कर सकते हैं पार्टी को, कीजिए ना। नहीं इंशाल्लाह ताला, मैं तो पहले ये बात कह चुका हूँ आपसे कि जो मियाँ शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है क्राइम को कंट्रोल करने के मामले में, गवर्नमेंट आने दें, गवर्नमेंट को आने दें। 5 साल की कारकर्दगी डिस्कस हो रही है। पिछले 5 साल में आप देखें कि कौन सी जगह जहां जुर्म हुआ और मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंचे। अब क्राइम जीरो लेवल पे आ जाता है। मुझे कोई एक जगह बता दें कि जहां मियां शहबाज शरीफ साहब किसी के साथ जुर्म हुआ और वहां जहां नहीं पहुंचे। ये लोगों को इत्मीनान है उन पे, इसलिए दोबारा आपको मैं मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, आपको टिकट इशू किया था, कमेटी के कौन मेंबर थे? आपको टिकट इशू किया गया जी। आपको टिकट किसने इशू किया? मुझे कमेटी कौन थे लोग? उसमें मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, परवेज़ रशीद साहब जनाब और ख्वाजा सारफीक साहब थे। और एक बात तय हो गई कि बासलाहियत लोगों की टीम, जब वो कहते हैं तो बासलाहियत लोगों की टीम को सलाहियत हमें नजर आ गई। आप लोगों ने ब्रिजेस बनाए, लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके अलावा सोलर लैंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए, बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमी? इज देयर एनी डेवलपमेंट इन इकोनॉमी? आवर करेंसी रेट्स आर गोइंग डाउन एंड डाउन। जी आप सॉरी कहना जी आप ही बोले और
इकॉनमी जी, एक तो खैर लोकल इकॉनमी तो है, लेकिन वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द फेडरल पॉलिसीज़ जो होती हैं। आपने जैसे डॉलर की बात की कि डाउन एंड डाउन जा रहा है हमारा पैसा, बिल्कुल ठीक है। ये तो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ हों, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हों, ये तो सेंट्रल हुकूमत बनाती है उनकी पॉलिसी। इसका इफेक्ट ज़रूर होता है आप लोगों पे प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन मेजर पॉलिसीज़ जो हैं इंशाल्लाह हुकूमत में आगे, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप हुकूमत में जल्द आ जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो जब आएंगे तो आके हम इंशाल्लाह इसको ठीक करेंगे। सबसे पहले अगर आप इनकी परफॉर्मेंस से, इनकी गुफ्तगू से मुतमईन हैं तो फिर आपने SMS करना है A फॉर यस, A फॉर यस। और अगर आप मुतमईन नहीं हैं देन B स्टैंड्स फॉर नो। SMS करना है 3031 पर। आपके पास 60 सेकंड्स हैं जो शुरू होते हैं आप। %, yes, and 58% said no. शो खत्म हो चुका, पोलिंग आपकी हो चुकी, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ बातें हैं बहरहाल जो माननी पड़ती हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, ये बस का मंसूबा है या मोटरवे का मंसूबा है। आगे जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो है कराची से लाहौर, कराची से पेशावर बुलेट ट्रेन, और मोटरवे को ये एक्सपैंड करके ले जाना चाहते हैं, कराची से लाहौर कनेक्ट करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बहुत अच्छी एक वादा है और कोई वजह नहीं कि हम इस पर यकीन ना करें। हम आपके ख्वाबों के, आपकी ख्वाहिशों के साथ हैं, बट वी विश बेस्ट फॉर पाकिस्तान। और बड़ी मेहरबानी, आप बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, काइंडली कुछ किराए का बंदोबस्त भी कर दीजिएगा हमारे